ओके स्टूडेंट्स, प्लस टू हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट से। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। पहले पार्ट में फिजिकल है, हमारे पास फिजिकल के 5 यूनिट हैं और फिजिकल में मेन चीज मैं आपको बता देता हूं। फिजिकल में मेन काम रहता है न्यूमेरिकल वर्क का। इसमें आपको 100% केमिकल फॉर्मूलेज हुए, आपके एटॉमिक वेट जहां पे भी यूज होने हैं वो सब गिवन होता है। इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट देखेंगे हम। पहला पार्ट तो ऑलमोस्ट +1 का है, पर आपने फिर भी ठीक से ध्यान देना। और एक मिडल जोन नया आएगा हमारे लिए, लास्ट पार्ट भी नया है। पहले आपने आराम से चीजों को समझ लेना है और बीच बीच में जहां पे भी जो फॉर्मूलेज आएंगे वो आपने नोट करते रहना है। सोल्यूशन आपने जैसे +1 में पढ़ा था कि भाई मिक्सचर से निकलते हैं सोल्यूशन। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है आप कोई भी 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ मैटर्स को ना मिक्स कर लो, दैट्स कॉल्ड मिक्सचर। जैसे आप वाटर प्लस सैंड को मिक्स करो, आप मिक्सचर हो गया। या वाटर में मिल्क मिला लो, या वाटर के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स आ गया, या लेमन जूस वगैरह हो गया, सब मिक्सचर है वो। और मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमो होता है सेम, हेटेरो होता है डिफरेंट। होमोजीनियस का मतलब है कि भाई उसमें जो अपीयरेंस थ्रू आउट सेम रहेगा। मींस जैसे आप वाटर के अंदर माना कि वाटर प्लस मिल्क आप मिक्स कर दो, आपको पूरा जो मिक्सचर जो है ना उसका लुक, उसका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस थ्रू आउट एक जैसा दिखेगा आपको। ऐसा इसलिए होता है, इसमें जो कंपोजिशन है ना वो जैसे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे सेम कंपोनेंट थ्रू आउट कंपोजिशन सेम है। ये जो अपीयरेंस है, इस तरह का अपीयरेंस जब सोल्यूशन में आएगा, जैसे एयर है, एयर होमोजीनियस है, या वाटर के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक्स मिलाइए होमोजीनियस आएगा, या वाटर के अंदर लेमन जूस हो गया होमोजीनियस आएगा। जब मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा उसका नाम सोल्यूशन है। होमोजीनियस मिक्सचर दे आर कॉल्ड सोल्यूशन। ये हमने +1 में पढ़ा था। हेटेरोजीनियस का मतलब जैसे वाटर में आपने सैंड मिलाया हुआ है, इसमें सैंड की लेयर अलग से दिखेगी आपको और वाटर की लेयर अलग से दिखेगी। इसको हम इमिसिबल भी बोलते हैं। हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर होंगे ना ये सोल्यूशन नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि सोल्यूशन जो होते हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। ये सोल्यूशन हो गए। अब आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर में आपको मैं यहां एक मॉडल रखता हूं ऐसे। ये सोल्यूशन है, माने इसमें वाटर प्लस NaCl है माना। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे हम, एक्वस NaCl। आपने पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग के लिए सोल्यूशन का जो मॉडल रहेगा ना, आपने इस तरह के 2 बॉल शो करने हैं, क्रॉस एंड सर्कल। अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट जैसे इस केस में वाटर एंड NaCl है, इनको कंपोनेंट्स कहते हैं हम। सोल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कई बार 2 कंपोनेंट आ सकते हैं, कई बार 3 आ सकते हैं, कई बार 4 आ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सोल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं। जब 2 कंपोनेंट होंगे उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी। इस तरह से जब कंपोनेंट 3 आएंगे, टर्नरी, क्वार्टरनरी, पेंटनरी। हमारा जो चैप्टर है फोकस्ड है ऑलमोस्ट 99.9% केसेस में आपको बाइनरी सॉल्यूशन आएंगे। एंड बाइनरी सॉल्यूशन में आपको पूरे चैप्टर में कंपोनेंट्स हमेशा गिवन होंगे। जैसे इस केस में एक्वस NaCl है, उसका कई बार ऐसे लिखा है एक्वस मिथेनॉल। इसमें अंडरस्टूड है कंपोनेंट्स हो गए, इसमें मिथेनॉल माना क्रॉस है एंड वाटर हो गया। माना कहीं पे ऐसे लिखा है एक्वस इथेनॉल, या कहीं पे ऐसे लिखा है एक्वस यूरिया, माना कहीं ऐसे लिखा है एक्वस केन शुगर,
आपने पूरे चैप्टर में मॉडल वर्क ही रहेगा। क्रॉस माने इस केस में इथेनॉल हो गया, इथेनॉल के पार्टिकल है, और बाकी इसमें पानी हो गया। एक्वस यूरिया मीन्स इस केस में क्रॉस यूरिया हो गया, बाकी वाटर है। तो ध्यान दीजिए जो बाइनरी सॉल्यूशन है ना, इसमें दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं और दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट आ गया। ये तो आपने प्लस वन में ही पढ़ा है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट रहेगा जो एक्सेस में है, और सॉल्यूट रहेगा जो लेस है, जो कंपोनेंट कम है। पर यहां पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट रहना है। अगर सॉल्वेंट अगर वाटर रहेगा ना, भले वाटर कम है, इट इज ऑलवेज टेकन एज सॉल्वेंट। यहां ध्यान दीजिए आप प्लीज कि भाई वाटर ऑलवेज सॉल्वेंट रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक्व सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, इट इज ऑलवेज टेकन सॉल्वेंट। ये आपने ध्यान देना है, चाहे भले उसका अमाउंट कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे कहा है कि 2 ग्राम वाटर प्लस 98 ग्राम H2SO4 है। अब बच्चे यहां गलती क्या करेंगे, बोलेंगे यार यहाँ पे H2SO4 ज्यादा है, वाटर कम है, बोलेंगे इसको सॉल्वेंट ले लो। आपने वहीं पे गलती कर दी। इस केस में भले वाटर कम है, इट इज ऑलवेज टेकन एज सॉल्वेंट। ये आपने ध्यान रखना। बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। बाकी जैसे हम बहुत सारे सॉल्यूशन देखेंगे, बीच में बेंजीन टोल्यूइन आएगा, बीच में या आपके पास आएगा कई जगह पे कि एसीटोन एंड बेंजीन को मिक्स करेंगे। बाकी जगह पे नॉर्मल है कि भाई सॉल्वेंट जहां पे एक्सेस रहेगा, जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा उसको आप सॉल्वेंट ले लेना, जो कंपोनेंट लेस है उसको आपने सॉल्यूट लेना। ओनली इन केस ऑफ वाटर आप ध्यान रखें कि वाटर अगर वन ऑफ द कंपोनेंट है, भले उसका अमाउंट लेस है, दैट इज ऑलवेज टेकन एज सॉल्वेंट। ओके, तो मेरे पास जो पहला आर्टिकल है सॉल्यूशन से रिलेटेड, फर्स्ट पार्ट में हम काम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमने हालांकि प्लस वन में ही पढ़ा है, बट हम यहां पे थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाएंगे इस पे। पूरे चैप्टर में समझाने के लिए मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूं आपको। जो सॉल्यूट होगा उसको मैं बी से लिखूंगा, सॉल्वेंट को पूरे चैप्टर में ए से डिनोट करूंगा मैं। और मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि आपको ए एंड बी ऑलवेज गिवन है। आपको ऐसे मॉडल बना के नहीं दिया होगा, ये आपने ध्यान देना। आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे मॉडल रखना है। वहां पे ऐसे लाइन लिखा होगा, चाहे एनसीईआरटी देख लेना आपने, या चाहे आपके पास जो भी हेल्प बुक है उसमें लिखा होगा ऐसे, जो भी आप सोल्यूशन की क्वेश्चन कर रहे होंगे, लिखा हुआ कि एक्वस यूरिया। आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस यूरिया हो गया, बाकी वाटर हो गया उसमें। माना ऐसे लिखा है, सपोज करो कि बेंजीन एंड टोल्यूइन, माना बेंजीन ज्यादा है तो आप इसको बेंजीन ए से मैंने डिनोट करा और टोल्यूइन बी से आ गया। ये आपने पूरे चैप्टर में ध्यान रखना प्लीज। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन का मतलब है वेरी जनरल कि हमें क्वांटिटेटिव देखना है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स के पार्टिकल्स कितने हैं, सॉल्वेंट कितने हैं। जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं ना केमिस्ट्री में, हम चलते हैं मोल से। ये भी हमने प्लस वन में पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं मैं, ध्यान देना प्लीज। मोल निकालने आने चाहिए आपको। मोल निकालने के हमने 3 फॉर्मूले किए थे प्लस वन में। यहाँ पे 2 फॉर्मूले पे थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं मैं। देखो मोल कैसे निकालते हैं। मोल हम निकालते हैं गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ये काफी जगह यूज होगा। या तो मोल निकालेंगे गिवन नंबर डिवाइड बाई मोलर नंबर। क्या मतलब इसका देखो, मैंने आपको कहा कि वे मैं दोबारा यहां पे ऐड कर रहा हूं आपको 100% पूरे चैप्टर में मोलर मासेस गिवन होंगे। मोलर मासेस फिक्स होता है, पता आपको, ये ऑलवेज गिवन है। और मोलर मास नहीं दिया है आपको, जो भी वहां पे कंपोनेंट होंगे उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेस दिए होंगे और उनके एटॉमिक वेट्स दिए होंगे, वहां से मोलर मासेस आ जाएंगी। मैंने आपको कहा कि वे 2 ग्राम यूरिया लिखा है कहीं पे, वेरी जनरल। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा NH2CO NH2 है। मैंने कहीं पे ऐसे लिखा, सपोज करो कि 10 ग्राम केन शुगर C12H2211। मैंने कहीं पे ऐसे लिखा हुआ कि
सपोज करो भाई कि 90 ग्राम वाटर आ गया कहीं पे। एटॉमिक वेट्स दिए होंगे, जैसे नाइट्रोजन 14 पता आपको, H1 हो गया, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 हो गया, पता सबको ये। तो आपने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, यहां से मोलर मासेज आ जाएंगे इजीली, आई थिंक सबको पता है वो। एन का मास कर लेना प्लस एन हो गया, इसमें 2 टाइम ऑफ 14 हो जाएगा, 4 टाइम ऑफ हाइड्रोजन 1 हो गया, प्लस हो जाएगा कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 हो गया, वो आप कर सकते हैं इस तरह से 60 आ जाएगा। तो यूरिया 2 ग्राम है, मेरे पास 2 ग्राम यूरिया है, माना कहीं पे इसको मैंने मोल में कन्वर्ट करना है। अब दोबारा देखिए कि यूरिया जो आपको 2 ग्राम गिवन है, उसको जब मैं मोल में कन्वर्ट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यूरिया कम हो गया या ज्यादा हो गया। वो जस्ट ये कि आप मार्केट जाते हैं 1 kg केन शुगर लाते हैं, आप घर में आके कहते हैं ये 1000 ग्राम हो गया, तो यूनिट कन्वर्शन की बात है वो। यूरिया उतना ही रहेगा, वो 2 ग्राम यूरिया, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट करना है। इसके कितने मोल बनेंगे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। गिवन वेट होगा इसका 2 ग्राम, 2 डिवाइड बाई मोलर मास आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा, ये बनेंगे मोल यूरिया। सिमिलरली केन शुगर में आप ऐसे कर सकते हैं, माना 10 ग्राम केन शुगर कहीं मैंने यूज किया, 10 ग्राम, मैंने इसके मोल बनाने हैं। एटॉमिक वेट से आप मोलर मास निकाल के, ये आपको 342 आ जाएगा, चेक कर लेना आपको। इसके मोल आ जाएंगे 10/342, 10 हुआ गिवन वेट, ये हुआ मोलर मास, ये आया मोल ऑफ C12H22O11। सिमिलरली वाटर के अंदर यह आ जाएगा 90/18 मोल ऑफ वाटर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे यूज होना हो। तो कई बार हम मोल निकालते हैं गिवन नंबर बाई मोलर नंबर, इसका क्या मतलब देखो, माना मेरे पास से कहीं पे ऐसे आ गया कि भाई किसी क्वेश्चन में ऐसे है, माना सॉल्यूट आपको दिया है, कह रहा है कि यूरिया है, देयर आर 600 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट करना है। 600 मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये सॉल्यूट है माना कहीं पे, 600 मॉलिक्यूल, दिस इज गिवन नंबर, 600 हुआ गिवन नंबर। मोलर नंबर आपको पता है, मोलर नंबर होता है 6.02 × 10⁻23, यानी मोल बन गए ऑफ यूरिया। ये आ गया फॉर्मूला। तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए क्योंकि चैप्टर में यूज होनी है। जैसे माना कि क्लासरूम में सपोज करो, घर में आप आजकल, जैसे माना आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, मैंने 10 चॉकलेट्स के मोल बनाने हैं, आप सीधे कर सकते हैं 10 डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23, इतने मोल बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट्स आपके बढ़ गए हैं, आपने चॉकलेट्स को कन्वर्ट किया मोल में। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ओके, अब मैं आता हूं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन में हम इस पे 5 तरह के कंसंट्रेशन देखेंगे। एक तो आएगा मोलैरिटी, कैपिटल एम से लिखेंगे मोलैरिटी। एक आएगा मोलैलिटी, स्मॉल एम। एक आएगा नॉर्मेलिटी, कैपिटल एम से आएगा। एक हम सीखेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और एक आगे इसमें मास परसेंटेज, सिमिलरली एक आगे इसमें मास बाई, इसको कई बार आएगा जैसे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक दो चीजें और आएगी, पीपीएम आएगा, फॉर्मेलिटी आएगा, सामने होंगे। आप देखिए मोलैरिटी पे चलते हैं पहले। मैं इसी मॉडल को थोड़ा सा यहाँ साइड में कर देता हूं, फिर हम स्टडी करते हैं इसको। देखो ये मेरे पास मॉडल है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये मेरे पास बी है, सॉल्यूट है, ए मेरे पास सॉल्वेंट है, पहले कहा मैंने। ए भी ऑलवेज आपको गिवन है, ध्यान दीजिए। मोलैरिटी है, चाहे मोलैलिटी है, चाहे नॉर्मेलिटी है, ये आपको +2 में बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारी जगह पे काम आएगा। आगे आपके पास आए, जैसे +1 में पढ़ा हमने आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें काफी काम आएगा। +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा, काइनेटिक्स आएगा। तो आपने इनके जो रेफरेंसेस है ना, इनके जो फॉर्मूलेज हैं,
वो बिल्कुल क्लीन रखने, बिल्कुल साफ सुथरे रखने हो, क्योंकि जब तक आपने फॉर्मूला सही से नहीं लिखा है, और दूसरी बात देखिए जब तक आपको सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं चला, आपको आपकी जो न्यूमेरिकल है ना इसके, ये गलत हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट इस पे आते हैं मोलैरिटी पे। मोलैरिटी क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मोलैरिटी। अब ऐसे लिखते हैं इसको, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे आप बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन है इसका, ये बिल्कुल पत्थर की लकीर रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते भी कि मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आप गलत हो गए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोल ऑफ सॉल्वेंट कर दिए यहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, गलत हो गया वो। इसका डेफिनेशन हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं बैठा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल है, सॉल्यूट के मोल आपने गेट करने हैं डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रखिए 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, और ध्यान देना 1 लीटर 1000 ml होता है, और ध्यान दीजिए 1 cc लिखा होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना 1 ml ही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं, ये जो मोलैरिटी आएगा ना, मैं यहीं पे आता हूं। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है ये आप नोट कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं बढ़िया से एन। इसका जो फॉर्मूला है इसी चीज को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे पूरे चैप्टर में, पूरे केमिस्ट्री में। मोलैरिटी जो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रखना 1 लीटर, माना सॉल्यूशन ml में रखा आपने, बात एक ही बैठेगी। यहां पे आपने इंटू 1000 ऊपर लगाना, यानी पर लीटर में आ गए, ये आ गया फॉर्मूला। इसको आप ठीक से नोट कर ले सभी। ये फॉर्मूला आपने अपनी डायरी में बढ़िया से नोट रखना है। ये +2 में पहला फॉर्मूला आपके लिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो, माना लीटर में अगर दिया तो उसको आपने ml में लाना है, ऊपर इंटू 1000। ये आगे इसमें मोलैरिटी। इसके जो यूनिट्स आएंगे ना, यहीं से क्लियर है, इसके यूनिट आएंगे कि नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि मोलैरिटी को डिफाइन करो और उसके यूनिट क्या है। मोल के यूनिट मोल ही होते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको पूरे केमिस्ट्री में, MOLE। कैपिटल M नहीं लिखना आपने, खाली ऐसे नहीं लिखना स्मॉल m, वो तो मोलैरिटी होता है। मोल को ऐसे लिखेंगे पूरे केमिस्ट्री में, मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, मोल पर लीटर, इसके यूनिट आगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, आगे काफी सारे चैप्टर हमारे पास, इसी चैप्टर में आप देखेंगे मोलैरिटी पे कम से कम कह रहा हूं मैं भाई 400-500 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने फॉर्मूला याद रखना। मतलब जब भी आपको लगा कि कैलकुलेट मोलैरिटी, कि आपको कोई डाटा दिया कैलकुलेट मोलैरिटी, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना, इसके अंदर आंसर है, इससे हमें आंसर आ जाएंगे। प्रोवाइडेड आपको क्लियर रखना सॉल्यूट क्या है सॉल्यूशन के अंदर, एंड सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ पूरा मिक्सचर, सॉल्यूशन पूरा मिक्सचर हो गया। पूरे मिक्सचर के अंदर सॉल्यूट एक पार्ट है, सॉल्यूट एक पार्ट है, इसके मोल आपने गेट करना है। ओके, आई थिंक सबको पता लग गया होगा। अब एक चीज और देखो जरा, कई बार आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, कंपटीशन में भी आता है कि भाई क्या मोलैरिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेरी करेगी या नहीं करेगी। ध्यान दीजिए प्लीज, किसी भी सॉल्यूशन में जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे ना, टेम्परेचर राइज किया मैंने, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने से इनसाइड जो लिक्विड होता ना उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, +1 में पढ़ा हमने। टेम्परेचर राइज करने से अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका थर्मल मोशन बढ़ जाएगा। थर्मल मोशन बढ़ने से क्या होगा, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम राइज करेगा। आप फॉर्मूले पे आइए, मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां स्मार्ट रहना थोड़ा प्लीज, जब आपने टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज करने मतलब ये नहीं कि हमने यहां से पार्टिकल्स कुछ बाहर निकाल दिए, हमने सॉल्यूशन को इवेपोरेट नहीं करना है, पार्टिकल्स उतने ही अंदर, यानी
मोल चेंज नहीं हुए सॉल्यूट के, मोल उतने ही हैं, सॉल्वेंट भी उतने ही नो डाउट। टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुई, वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम राइज हो गई, ये चीज तो चेंज नहीं हुई, डेफिनेटली अगर ये चीज इंक्रीज हुई तो मोलैरिटी हुई डिक्रीज। तो ये यूनिवर्सली है ना इसकी, तो मैं ये यहां लिखूंगा कि टेम्परेचर राइज करने पर मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, ये आपने अंडरलाइन कर लेना। ओके, अब मैं आता हूं सेकंड इस पे, मोलैरिटी पे आते हैं पहले। सेकंड इज मोलैरिटी। स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ये जो सिंबल्स है ना, ये आपने ध्यान रखना, ये पूरे चैप्टर, पूरे केमिस्ट्री में यही रहेंगे, ये इस चैप्टर की बात नहीं है, +1 में भी यही था। देखो मोलैरिटी स्मॉल एम से रहेगा। तो अब मोलैरिटी का जो रेफरेंस ये रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको आपने ध्यान से देखना थोड़ा प्लीज, है ना। तो यहाँ पे अगर आपने गलत लिखा, यहाँ पे आपने गलत अंडरस्टैंडिंग करी तो आपके आंसर नहीं आएंगे आगे। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल गेट करो आप, सॉल्यूट क्रॉस है यहाँ पे, सॉल्यूट्स के मोल निकालने हैं इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्यूशन निकाल मैंने यहाँ पे, सॉल्वेंट एक पार्ट है ना, सॉल्वेंट एक पार्ट है, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट रिक्वायर्ड है, ये आपने ध्यान देना। जबकि मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं कि भाई, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, मोलैरिटी जो आएगा ना, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको ग्राम में रखते हैं आप या किलोग्राम में रख दो, बात एक ही है। और आप इसको किलोग्राम में रखा तो 1000 नहीं आएगा फिर, और आप इसको ग्राम में रखो तो यहाँ आपने 1000 लेना है, बात एक ही बैठेगी। दोबारा सुनिए, और आपने मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में रखा है ना, तो उस केस में 1000 नहीं आएगा, और ग्राम में तो तब आएगा 1000। मीन्स दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसके यूनिट आएंगे मोल, किलोग्राम इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई। एंड देन देखो जरा, जब आपने टेम्परेचर राइज किया ना, टेम्परेचर राइज करने से क्या हुआ था, ये चीज आपने ध्यान से देखना प्लीज। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कई बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आता है, और कंपटीशन में कई बार आया हुआ प्रीवियस ईयर। जब आपने टेम्परेचर राइज किया तो इनसाइड नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हुए। टेम्परेचर राइज करने वाले नहीं, मैंने इवेपोरेशन करी है, वो तो एक अलग केस बनता है, आपको लिखा होता है वहां की भी टेम्परेचर राइज किया कि 200 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, वो तो बात अलग है। टेम्परेचर राइज किया जस्ट ऐसे लिखा है, पार्टिकल्स अंदर है सारे। जब टेम्परेचर राइज किया, एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन करने से क्या हुआ, वॉल्यूम राइज हुई। मोलैरिटी के अंदर मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुए टेम्परेचर राइज करने पे, मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल तो उतरे ही हैं, इसलिए मोलैरिटी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैरिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये पॉइंट आप अंडरलाइन रखते हैं, नोट रखते हैं आप इसको। अब मैं थर्ड इस पे आता हूं, थर्ड इज नॉर्मेलिटी, फिर हम इनके न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से डिनोट करेंगे इसको। नॉर्मेलिटी के अंदर आपको एक नई चीज सीखनी है, यहां हम सॉल्यूट्स के ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। नॉर्मेलिटी का जो रेफरेंस है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, बिल्कुल नई चीजें वाली है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल नहीं निकाले आपने, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पोर्शन सेम है जो मोलैरिटी में था। ये तो चलो इसका डेफिनेशन हो गया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं सिखाऊंगा आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम नॉर्मेलिटी वैसे लिखते हैं, दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मैं इसको जान की इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं, ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है यहां पे 1 लीटर, यानी लीटर में रखा, और ml में रखा इसको, इनटू यहां लेना आपने 1000। ये फॉर्मूला आपने नोट रखना है, थर्ड फॉर्मूला हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं यहां पे कि भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, या पहले इसके यूनिट की बात करूं, इसके यूनिट आएंगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट ही होते हैं, काफी जगह काम आएगा आपको, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है। ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिखेंगे हम, EQUI डॉट लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, या पूरा लिख लो आप, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसके यूनिट आ गए। और बोर्ड एग्जाम में कई बार आता, ध्यान देना आपने, नॉर्मेलिटी प्रीवियस ईयर कई बार आया और बच्चे गलत लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसके यूनिट आ गए। और यहाँ पे भी क्लियर है कि टेम्परेचर राइज करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा, मैं बताऊंगा अभी ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, इसलिए नॉर्मेलिटी ऑल्सो डिक्रीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर साथ ही डिक्रीज करेगा, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जैसे आपने मोल निकाले थे ना, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए गिवन वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये दोबारा नई चीज आ गई। इक्विवेलेंट वेट होता है इन फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो, इसमें हम डिस्कशन आई थिंक बाद में करेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आने वाला है। हर केमिकल के अपने इक्विवेलेंट वेट होते हैं, जैसे H2SO4 है, HCl है, जब एसिड होता है ना, एसिड होती है बेसिसिटी, जैसे H2SO4 है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, ये बातें बाद में हम डिटेल में देखेंगे। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल डबल H पॉजिटिव देता है, HCl का एक मॉलिक्यूल सिंगल H पॉजिटिव देगा, एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव देगा, इसको हम n फैक्टर कहते हैं, स्मॉल n फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट आएगा 98 डिवाइड बाई 2, HCl का आ जाएगा मोलर मास 36.5 डिवाइड बाई 1, इसका आ जाएगा नाइट्रिक एसिड का जो भी मोलर मास है 63 या 67 जो भी आएगा डिवाइड बाई 1 आएगा। ओके, फिलहाल मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इक्विवेलेंट वेट की फिलहाल आपको यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हर केमिकल के अपने इक्विवेलेंट वेट आते हैं। आप केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल उठा के देखो, आप ऑक्सीजन है आसपास, आसपास नाइट्रोजन है, आसपास वाटर है, NaCl है, सोडियम सल्फेट है, कोई भी केमिकल आपके हाथ में आ जाए, सबके अपने इक्विवेलेंट वेट आएंगे। कैसे आएंगे आगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, कई बार वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कई बार रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कई बार सॉल्ट होते हैं, कई बार एसिड होते हैं, कई बार बेस होते हैं, सबके अपने इक्विवेलेंट वेट आते हैं। कैसे निकालेंगे बाद में डिटेल में बात हो जाएगी अपने आप ही, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करें। फिलहाल आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल वर्क के लिए नॉर्मेलिटी में आपने मोलैरिटी के थ्रू चलना है। कैसे देखो जरा, नॉर्मेलिटी इज गिवन बाय मोलैरिटी इनटू n फैक्टर ऑफ सॉल्यूट लगानी है आपने। हाँ, यहां मैं बता देता हूं आपको, चैप्टर में जितने भी आप सॉल्यूट फेस करेंगे, या तो एसिड होंगे, या तो बेस होंगे, या तो सॉल्ट होंगे, और आपके पास आ गया एसिड, अभी बताया मैंने, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, या हम देखेंगे बाद में, H3PO4 आएगा, फॉस्फोरिक एसिड आएगा, इसका n फैक्टर, इसका एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव दे रहा है, एक आएगा n फैक्टर इसका, दिस इज n फैक्टर। थोड़ा सा आइडिया रखें प्लीज, नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल एक H पॉजिटिव देगा, n फैक्टर 1, इसका एक मॉलिक्यूल डबल H पॉजिटिव, n फैक्टर 2 आ गया, इसका एक मॉलिक्यूल देखेंगे हम प्लस 2 वाला पोर्शन आएगा पी ब्लॉक में, ये ट्राइबेसिक होता है, इसका n फैक्टर आएगा 3, ठीक है, इसकी इन केस ऑफ एसिड। और माना कि बेसिस है, सपोज करो आपको जो गिवन सॉल्यूट है बेस है, वो लाइक NaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या माना कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है,
इस तरह से माना कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बेस के अंदर एन फैक्टर होता है इसका एसिडिटी, मतलब NaOH का एक मॉलिक्यूल एक OH नेगेटिव देगा, एन फैक्टर 1 आएगा। इसका एक मॉलिक्यूल डबल OH नेगेटिव देगा, एन फैक्टर 2 आएगा। इसका एन फैक्टर, इसका एक मॉलिक्यूल 3 OH नेगेटिव देगा, एन फैक्टर 3 आएगा। इसका एक मॉलिक्यूल एक OH नेगेटिव देगा, एन फैक्टर 1 आएगा। अब रही बात कई बार सॉल्ट होते हैं, माना कि इसमें जो सॉल्यूट है ना, माना सॉल्ट है कोई, इट कैन बी एनी सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, इट कैन बी NaCl, इट कैन बी कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी सॉल्ट होता है। मेरे पास से माना कि सोडियम फॉस्फेट है। अगर सॉल्ट है ना, सॉल्ट के अंदर आपने देखो क्या करना है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2, इसमें सल्फेट 2 नेगेटिव है, इसमें जितना पॉजिटिव है ना उतना ही नेगेटिव है, यानी इसका एन फैक्टर आएगा 2। 4 नहीं करना इसको, NaCl में +1, एक प्लस है एक माइनस, मीन एन फैक्टर 1। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम +2 है, डबल ऑफ क्लोराइड है, मीन्स नेगेटिव चार्ज 2 हो गया, डबल 2 हो गया टोटल, पॉजिटिव हो गया 2 टोटल, 2 आएगा एन फैक्टर। सोडियम फॉस्फेट, इसमें 3 टाइम्स सोडियम आयन यानी +3 चार्ज हुआ है, एंड फॉस्फेट आयन ऐसे हो गया, दिस इज एन फैक्टर आ गया 3। ओके, दोबारा देखें प्लीज। आपने नॉर्मेलिटी पे काफी सारे न्यूमेरिकल आएंगे, आपने बना ग्राम इक्विवेलेंट के चक्कर में नहीं जाना है। ग्राम इक्विवेलेंट हम बाद में आराम से सिखाऊंगा मैं आपको, आगे रिडॉक्स रिवाइज होगा दोबारा, आगे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आने वाला है। इक्विवेलेंट वेट से हम नॉर्मेलिटी में कभी नहीं जाएंगे, ये इस चैप्टर की बात नहीं है, पूरे केमिस्ट्री की बात है वो। जब ये नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चन आएगा ना, आपने पहले उस न्यूमेरिकल के अंदर मोलैरिटी सॉल्व कर लेना। मोलैरिटी आपने सॉल्व कर ली, फिर आपने उस न्यूमेरिकल में ये देखना है सॉल्यूट कौन है, वो जो सॉल्यूट है ना उसका एन फैक्टर यहां डाल देना आपने। ओके, तो नॉर्मेलिटी के लिए आपने न्यूमेरिकल वर्क में ऐसे जाना हमेशा, ये आपने ध्यान देना। सपोज करो कि आपके पास है वेरी जनरल, मैंने कहीं गिवन है 0.01 मोलर H2SO4 है, अंडरस्टूड, H2SO4 डिसॉल्व्ड इन वाटर है ना। बच्चे यहां भी कंफ्यूज होते हैं, बोले यार 0.01 मोलर H2SO4 है, यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट तो दिया नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब ये आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है, अंडरस्टूड है वो एक्वा सॉल्यूशन है वो, मतलब इसमें सॉल्यूट हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट। ओके, इस केस में जो सॉल्यूट है ना, इसका एन फैक्टर आ गया 2, अभी बताया था मैंने आपको। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 0.01 इंटू 2 आ जाएगी वो, 0.02 कैपिटल N लिखते हैं उसको, कैपिटल N इंडिकेट्स ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। मैंने आपको दिया सपोज करो देखिए 0.001 मोलर नाइट्रिक एसिड, यार इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, नाइट्रिक एसिड में स्टूडेंट फैक्टर 1 आ गया, इसकी नॉर्मेलिटी आ गई 0.001 इंटू 1 आ गया, कैपिटल N हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, देन इसके न्यूमेरिकल पे जाऊंगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, नाम से ही क्लियर है। फ्रैक्शन पता सबको, फ्रैक्शन होता है जैसे हम कहते हैं यार क्लास के अंदर हमारा टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 में से माना कि 20 गर्ल्स हैं, राइट। गर्ल्स का फ्रैक्शन क्या आएगा 20/60, बॉयज कितने हो गए 40 हो गए, तो बॉयज का फ्रैक्शन कितना आएगा 40/60। आप दोनों फ्रैक्शन को जोड़ दो, आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम है वो कि भाई आपने नाम से क्लियर है मोल फ्रैक्शन, यानी आपने मोल अलग अलग सॉल्व करने वाले, सॉल्वेंट के मोल अलग से सॉल्व करने वाले टोटल कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, इसको हम एक्स से नोट करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें। XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, पूरे चैप्टर में एक्स से नोट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Na से लिखा मैंने, N बेस में A, Na, पूरे चैप्टर में ऐसे रखूंगा मैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। Nb क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको मैं इन टोटल भी कर सकता हूं, आप देखिए। सॉल्वेंट का अगर आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गई डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन
सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के टोटल मोल्स कितने हुए। सिमिलरली एक्स बी आएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना। इसमें एन ए क्या है, एन बी क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट रहना प्लीज, आप नोट कर सकते हैं आगे, ये फॉर्मूले नोट करके अब ऐसे लिखते हैं, नोट मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। ये क्या मतलब है, देखो इसके कोई यूनिट नहीं है। जस्ट आप इमेजिन करिए कि किसी क्वेश्चन में माना कि सॉल्वेंट के 5 मोल है, सॉल्यूट के माना गिवन है आपको 3 मोल है। माना मैंने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कितना आएगा वो 5 मोल आ जाएंगे इसके, 5 मोल डिवाइड बाई 5 मोल प्लस 3 मोल, बात समझ रहे हो। ये हो गया नीचे 8 मोल हो गया, मोल स्क्वायर नहीं करना, 8 मोल, मोल मोल कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ सबको कि भाई मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होंगे, ये आपने ध्यान देना, क्योंकि रेशियो मोल्स आएगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी बात कि भाई जब आपने टेम्परेचर राइज करा ना सोल्यूशन में, जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, मैंने पहले कहा था टेम्परेचर राइज करने से अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट एक्सपेंशन हुई सोल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने ही है, वो मतलब सॉल्वेंट के मोल उतने ही है, सॉल्यूट के भी उतने ही है। अगर टेम्परेचर राइज करने पे ये चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुए, या इस केस में देखें एन ए चेंज नहीं हुआ और ये भी चेंज नहीं हुए, मींस दिस इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ओके, अब इन चारों फॉर्मूलेस को यहां लिख देता हूं, देन इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। एक चीज आपने और नोट करना है इसमें, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आएगा, ये ध्यान देना आपने। ऐसा क्यों है, या इसका क्या मतलब हुआ, देखो आप माना आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, पूरे चैप्टर में काम आएगा, ध्यान देना। आपने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, सॉल्यूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूट आएगा 1 माइनस एक्स ए, या आपने एक्स बी सॉल्व किया, सॉल्वेंट आएगा 1 माइनस एक्स ए। ओके, तो इन केस माना कई बार बड़ा रेयर होता है कि भाई माना सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, पानी के अंदर सपोज करो यूरिया डिसॉल्व्ड है, माना थोड़ा सा केन शुगर भी है, उस केस में सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा ना, वाटर, और बाकी होंगे सॉल्यूट। उस केस में आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स थ्री एक्स सी आ जाएगा। ओके, 2 का निकाल दीजिए आप, थर्ड वन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन्हीं फॉर्मूलेस को यहां पे लिख देता हूं, एंड देन थोड़े से इनके सिंपल से न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। ठीक है, मोलैरिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इन 2000, ये आपने ठीक से नोट कर लेना भाई। एंड सेकंड था मोलैलिटी, स्मॉल एम से लिखेंगे, कैपिटल एम में, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए इनटू 1000। ओके, देन हमने क्या था नॉर्मेलिटी, मैं यहां पे सिंपल ऐसे लिखता हूं कि नॉर्मेलिटी के लिए आपने मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, इसका यूज कर लेना। पहले टाइम में क्या चाहिए, कैपिटल एम है ये, स्मॉल एम नहीं है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, देन मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए आएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सिमिलरली एक्स बी आ जाएगा, और यहां ध्यान दीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज 1, ये बातें सीखी हमने। इसके नीचे आप 1-2 पॉइंट और नोट कर ले प्लीज, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से।
एक टर्म आती है इसमें, नोट करते रहे आगे। माना कहीं ऐसे लिखा है X% मास बाई मास। माना कहीं पे ऐसे लिखा है X% मास बाई वॉल्यूम। माना कहीं पे ऐसे लिखा है X% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसका मतलब हुआ कि भाई X ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बच्चे यहां बड़ी गलती करते हैं, ध्यान देना। X% मास बाई मास के अंदर X ग्राम सॉल्यूट है डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मतलब देखो आप, माना मेरे पास सपोज करिए आपको कहा कि भाई दिस इज 10% मास बाई मास। कई बार खाली बाई मास लिखा होता है, 10% बाई मास, उसका मतलब है मास बाई मास ऑफ यूरिया है। इट इंडिकेट्स 10 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। स्मार्ट रहना बेटा प्लीज कि भाई पूरा जो सॉल्यूशन है ना, पूरा जो मिक्सचर है यहाँ पे, पूरा मिक्सचर 100 ग्राम का है। पूरा मिक्सचर 100 ग्राम का है। इसके अंदर यूरिया 10 ग्राम है, मतलब क्रॉस जो है ना यूरिया सॉल्यूट 10 ग्राम है। अंडरस्टूड है। सॉल्वेंट इसमें 90 ग्राम हो गए। बड़ा हिडन सा है बच्चे, यहाँ गलती करते हैं। माना कहीं ऐसे लिखा है कि 10% या 30%, 40%, 30% बाई मास नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब मास बाई मास बाई मास लिखो तो मास बाई मास है वो। इट इंडिकेट्स 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पूरा मिक्सचर जो है ना, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम का है। 100 ग्राम के अंदर नाइट्रिक एसिड 30 ग्राम हुआ। अंडरस्टूड है। सॉल्वेंट यानी वाटर जो है ना वो 70 ग्राम है। क्लियर। सिमिलरली मेरे पास से सेकेंड वही माना ऐसे लिखा है 10% मास बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड है। माना इट इंडिकेट्स 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइंस ऐसे हैं, इसमें आपने बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, न्यूमेरिकल के आंसर नहीं आएंगे। नहीं तो 10% मास बाई वॉल्यूम का ही मतलब हुआ 10 ग्राम नाइट्रिक एसिड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस केस में पूरा जो सॉल्यूशन है ना, पूरा जो मिक्सचर है 100 ml का है वो। इसमें जो सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट पता नहीं कितना है, वो टाइम आने पे निकाल देंगे हम। सिमिलरली मैंने ऐसे लिखा है 30% मास बाई वॉल्यूम ऑफ H2O2 +1 में आता था H2O2। इसका मतलब हुआ 30 ग्राम H2O2 dissolved in 100 ml of solution. Okay, and last thing is volume by volume. माना ऐसे लिखा गया 10% volume by volume of nitric acid इसका क्या मतलब देखो, इसका मतलब है 10 ml of nitric acid dissolved in 100 ml of solution। ये बातें ठीक से नोट करनी है आपने। मैं यहां पे थोड़ा सा रुक लेता हूं और मैं दोबारा आपको रिकॉल करता हूं। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इनके फॉर्मूलेस की डायरी बनाना आपने बढ़िया से। इनके यूनिट्स आपने नोट करने ठीक से। एंड इनमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। और यहाँ पे जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये पॉइंट ठीक से आपने नोट कर लेने हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तब काम आसान होगा। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखो न्यूमेरिकल में बड़ा क्लियर होता है। कई बार तो पूछा गया कि डाटा दिया होगा कोई, मोलैरिटी निकालो या मोलैरिटी निकालो या नॉर्मेलिटी निकालो या मोल फ्रैक्शन निकालो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको मोलैरिटी गिवन है, कुछ और डाटा दिया होगा, मोलैलिटी निकालो, या वैसा वर्षा आपको मोलैलिटी दिया हुआ है, कुछ और डाटा दिया होगा, मोलैलिटी सॉल्व करो। मींस
कुछ न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें डाटा से हमें इनमें से एक चीज गेट करनी है। कुछ न्यूमेरिकल आएंगे उनमें क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग मतलब आपको नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलैरिटी सॉल्व करो, या नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी सॉल्व करो, या मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन सॉल्व करो। पहले में आपको जो सिंपल से न्यूमेरिकल है, मीन जहां पे डाटा से हमें खाली मोलैरिटी निकालना है या मोलैलिटी निकालना है, इस तरह कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हो। और आपने ध्यान देना प्लीज, न्यूमेरिकल पे आप जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, घर में अपना आजकल जैसे पूरा टाइम है आपके पास, कोशिश करें जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं वो आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अपना रफ कॉपियां लेके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल दूंगा मैं आपको 8-10, या आपने ठीक से ट्राई कर लेने। फिर अपना एनसीईआरटी देख लेना, उसमें कंटेंट पढ़ लो पहले, फॉर्मुलेज नोट करने के बाद देन उस पर कुछ सॉल्व क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल, कुछ अनसॉल्व होंगे, वो आप ट्राई कर लेना।